एक आदमी की नजर अचानक अपनी पत्नी को एक दूसरे आदमी के साथ कमरे से बाहर आते हुए देख लेती है। पत्नी के कपड़े भी ठीक से नहीं थे। ये देखकर विक वैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अपनी बची खुची इज्जत वापस पाने के लिए विक वैन के मन में उसे मारने का ख्याल आता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी। लेकिन उस समय पत्नी और दूसरा आदमी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। विक वैन की गुस्से भरी नजरों के बावजूद दोनों उसे नजरअंदाज करते रहे और उनके बीच की नजदीकियां और भी बढ़ गईं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। अब स्विमिंग पूल के पास सिर्फ विक वैन और वह आदमी यानी चार्ली रह जाते हैं। कुछ मिनट बाद विक वैन भी घर के अंदर वापस आ जाता है। वह जानबूझकर अपनी उंगली जला लेता है ताकि सभी को याद रहे कि वह उस समय बाकी लोगों के साथ ही था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी मेलिंडा को पता चलता है कि चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और तभी उसकी नजर स्विमिंग पूल में पड़ी लाश पर पड़ती है। सभी लोग तुरंत उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाते हैं, लेकिन चार्ली आधे घंटे से ज्यादा समय से पानी में पड़ा था, इसलिए उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस जल्दी ही वहां पहुंचकर शव को बाहर ले जाती है। इसके बाद पुलिस वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि हर किसी के पास अपना अपना पक्का बहाना था। किसी को याद ही नहीं था कि विक वैन कुछ मिनट देर से घर के अंदर आया था। लेकिन तभी दुखी मेलिंडा पुलिस के सामने कह देती है कि चार्ली को विक वैन ने ही मारा है। यह सुनकर सभी को लगता है कि मेलिंडा सदमे की वजह से कुछ भी बोल रही है, लेकिन मेलिंडा अपने बयान पर पूरी तरह कायम रहती है। उसकी बात सुनकर जासूस को भी विक वैन पर शक होने लगता है। हालांकि विक वैन के पास इतना मजबूत सबूत था कि वह उस समय घर के अंदर मौजूद था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार सबूत न मिलने की वजह से पुलिस इस मौत को एक हादसा मानकर केस बंद कर देती है। पुलिस के जाने के बाद भी मेलिंडा को पूरा यकीन रहता है कि विक वैन ने ही चार्ली को मारा था, लेकिन सबूत न होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद कुछ समय के लिए दोनों का रिश्ता फिर पहले जैसा हो जाता है, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि मेलिंडा जल्द ही एक दूसरे लड़के को दोस्त बना लेती है। लेकिन विक वैन ने यह सोचकर कि जब तक वह उसे घर नहीं लाती तब तक कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन घर लौटने के बाद मेलिंडा खुलेआम अपने प्रेमी से फोन पर बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर विक वैन को परेशान कर रही हो। अगले दिन तो मेलिंडा ने अपने पैरों के बाल तक साफ कर लिए। विक वैन ने जब इसकी वजह पूछी तो पता चला कि उसने अपने नए प्रेमी को घर पर खाने के लिए बुलाया है। कुछ ही देर बाद टोनी नाम का एक आदमी वहां पहुंच जाता है। विक वैन ऊपर से तो उससे दोस्ती से मिलता है, लेकिन उसके मन में गुस्सा और बदला लेने की भावना पैदा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद नहाकर मेलिंडा खुशी खुशी टोनी के पास जाती है और टोनी भी उससे ऐसे मिलता है जैसे वह इस घर का ही सदस्य हो। ये सब देखकर विक वैन बेहद असहज हो जाता है और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी मेलिंडा बातों बातों में अपने नए दोस्त के सामने ही अपने पति जॉन का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे विक वैन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। विक वैन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी बाहर से कुछ न होने का नाटक करते हुए मुस्कुरा देता है। जब दोनों को लगता है कि विक वैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वे और भी ज्यादा बेफिक्र होकर बर्ताव करने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों विक वैन को अकेले सफाई करने के लिए छोड़ देते हैं और खुद ऊपर की मंजिल पर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विक वैन सही मौके का इंतजार कर रहा है। कुछ दिन बाद जब मेलिंडा और टोनी थोड़ी देर के लिए अलग हुए तो विक वैन अपनी कार लेकर टोनी के पास पहुंच गया। उसने मेलिंडा का नाम लेकर टोनी को बहला फुसलाकर कार की पिछली सीट पर बैठा लिया। इसके बाद विक वैन तेज रफ्तार से कार चलाकर उसे सुनसान जंगल की तरफ ले गया। टोनी को रास्ते में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसने तुरंत मेलिंडा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जंगल के अंदर पहुंचते ही पता चला कि वहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। जगह पर पहुंचने के बाद विक वैन ने कार रोक दी। उसने टोनी से झूठ बोलकर कहा कि मेलिंडा झील के किनारे उसका इंतजार कर रही है। टोनी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और तुरंत झील की तरफ चल पड़ा। विक वैन ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने चुपके से एक बड़ा पत्थर उठाया और टोनी के सिर पर जोर से मार दिया। चोट लगते ही टोनी नीचे खाई में जा गिरा और वहीं बिल्कुल शांत हो गया। फिर भी विक वैन ने पूरी तरह यकीन करने के लिए नीचे जाकर देखा कि टोनी सच में मर चुका है या नहीं। इसके बाद उसने उसकी लाश को घसीटकर नदी के किनारे पहुंचाया और उसकी जेब से बटुआ निकाल लिया ताकि बाद में उसकी पहचान करना मुश्किल हो। इसके बाद विक वैन ने एक भारी पत्थर लाश से बांध दिया और उसे तेज बहती नदी में धकेल दिया। अपना काम पूरा करने के बाद वह बिल्कुल सामान्य तरीके से घर लौट आया। घर पर मेलिंडा को अभी तक पता नहीं था कि उसका प्रेमी मर चुका है। वह बार बार टोनी को फोन कर रही थी, लेकिन विक वैन अपनी बेटी के साथ बैठकर ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसकी बेटी ने घाटी
में जाकर पिकनिक मनाने की बात कही। मेलिंडा को भी यह आइडिया पसंद आ गया, लेकिन विक वैन ये सुनकर घबरा गया क्योंकि यही वह जगह थी जहां उसने टोनी की लाश फेंकी थी। अब उसके पास दोनों को रोकने का कोई सही बहाना नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में उनके साथ घाटी चला गया। वहां पहुंचकर विक वैन लगातार मेलिंडा को नदी में जाने से रोकता रहा, लेकिन तभी उसकी बेटी चुपके से नदी के पास खेलने चली गई। अचानक उसकी चीख सुनाई दी। विक वैन घबराकर तुरंत वहां दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ एक छोटे कुत्ते को नदी में जाने से रोक रही थी। यह देखकर विक वैन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर नदी की तरफ गई और उसके होश उड़ गए। टोनी की लाश पानी के ऊपर तैरने लगी थी। विक वैन बिना देर किए कोई बहाना बनाकर मेलिंडा और अपनी बेटी को वहां से वापस घर ले जाने लगा ताकि उनकी नजर लाश पर न पड़े। लेकिन रास्ते में मेलिंडा को याद आया कि उसका स्कार्फ घाटी में ही छूट गया है। विक वैन ने वापस जाने से साफ मना कर दिया और किसी तरह दोनों को घर पहुंचा दिया। इसके बाद वह जल्दी से अकेला घटनास्थल पर वापस लौट आया ताकि पानी में तैर रही लाश को वहां से हटा सके, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पास में ही उसका पड़ोसी दौड़ने आया हुआ था। पड़ोसी ने विक वैन को नदी के पास कुछ घबराए हुए अंदाज में देखा और उसे शक होने लगा। उसने विक वैन से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो विक वैन ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह मेलिंडा का स्कार्फ ढूंढ रहा है। लेकिन तभी पड़ोसी ने मेलिंडा का वही स्कार्फ अपने हाथ में दिखा दिया। अब विक वैन की हालत खराब हो गई क्योंकि उसका झूठ पकड़े जाने वाला था। पड़ोसी को भी उसकी हरकतें कुछ संदिग्ध लगी, इसलिए वह नीचे उतरकर देखने लगा कि आखिर विक वैन नदी के पास कर क्या रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अचानक लाश का हाथ पानी के ऊपर दिखाई देने लगा। यह देखकर पड़ोसी बुरी तरह डर गया और बिना देर किए वहां से जाने लगा। विक वैन को डर था कि अगर पड़ोसी ने पुलिस को खबर कर दी तो उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे भागा। लेकिन तब तक पड़ोसी वहां से काफी दूर निकल चुका था। विक वैन ने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और पूरी ताकत से उसके पीछे भागने लगा, लेकिन पड़ोसी कार में था। विक वैन चाहे जितनी तेजी से साइकिल चलाता, कार को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर विक वैन का साथ दिया। कार चलाते समय पड़ोसी ने सामने की सड़क पर ध्यान देने के बजाय पास रखा फोन उठाने की कोशिश की। इसी वजह से उसका ध्यान भटक गया और कार सीधे पहाड़ की खाई की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल में कार खाई की तरफ जा गिरी और पड़ोसी की भी मौत हो गई। अब विक वैन को लग रहा था कि इस हादसे के बाद कोई भी उसकी असली करतूत का पता नहीं लगा पाएगा। इसके बाद विक वैन ने टोनी की लाश को भी ठीक से ठिकाने लगाया और बेहद थका हुआ घर वापस लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी मेलिंडा सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। असल में विक वैन के बाहर जाने के बाद मेलिंडा ने तहखाने में जाकर तलाशी ली थी और वहां उसे अपने प्रेमी का पासपोर्ट मिल गया था। अब मेलिंडा को समझ आ चुका था कि विक वैन ने उसके प्रेमी के साथ क्या किया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेलिंडा ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उसने विक वैन का राज छिपाने का फैसला किया क्योंकि दोनों के बीच चल रहा यह खतरनाक रिश्ता अब ऐसा बन चुका था कि जब तक उनका रिश्ता जारी रहेगा तब तक किसी न किसी की जान जाती रहेगी। अब विक वैन हमें बताता है कि आज रात मेरी पत्नी एक दूसरे आदमी के साथ डेट पर जा रही थी और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनने में उसकी मदद की और फिर उसे पार्टी में लेकर गया। जैसे ही हम पार्टी में पहुंचे, मेलिंडा ने अपना कोट उतारा और अपने प्रेमी निक को ढूंढने लगी। जैसे ही निक वहां आया, वह तुरंत उसके पास चली गई। वह निक के साथ जितनी प्यार से पेश आ रही थी, उतना तो वह घर पर कभी मेरे साथ भी नहीं करती थी। दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर मुझे जलन होने लगी, इसलिए मैं दूर से उनका पीछा करता रहा और एक खिड़की के पास खड़े होकर नीचे देखने लगा। मैंने देखा कि दोनों एक कोने में जाकर साथ खड़े थे और ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। यहाँ तक कि जब मेलिंडा ने मुझे उन्हें देखते हुए पकड़ लिया, तब भी उसने अपनी हरकतें छिपाने की कोशिश नहीं की। तभी मेरी एक महिला दोस्त मेरे पास आई और मेरी पत्नी और निक को लेकर मुझे सावधान करने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने खुद मेलिंडा को दूसरे पुरुषों से मिलने की आजादी दे रखी थी। हमारा बहुत पहले एक समझौता हुआ था, जब तक वह परिवार छोड़कर नहीं जाएगी वह दूसरे पुरुषों से मिल सकती है। लेकिन धीरे धीरे मेलिंडा मेरी दी हुई आजादी का जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने लगी। कुछ देर बाद निक खुद मेरे पास आया। उसने जानबूझकर वही कॉकटेल ऑर्डर किया जो मैं पी रहा था। मैंने बिना कुछ कहे उसके ड्रिंक के पैसे भी दे दिए। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन निक लगातार मुझे उकसाता रहा। वह मेरे पीछे तक आ गया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ देखने के बावजूद इतना शांत कैसे रह सकता हूँ। तभी मैंने कैजुअली एक आदमी का नाम लिया, टोनी। टोनी भी कभी मेरी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन अब वह 1 महीने से ज्यादा समय से गायब था। मैंने निक से कहा मैंने उसे मार दिया है। यह सुनते ही निक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। मेलिंडा ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह वहां एक पल भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। घर लौटते समय मेलिंडा ने कार के डैशबोर्ड पर अपने पैर रखे और एक सड़ा हुआ सेब निकाल लिया। उसे देखकर मुझे लगा कि हमारी शादी भी बिल्कुल उस सड़े हुए सेब जैसी हो चुकी है। हम दोनों एक ही सड़े हुए रिश्ते का हिस्सा बन चुके थे।